मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के। फिजिक्स के यहाँ से 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में तो आ गए हैं, लेकिन यह आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो आप लोग का फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था ना, इसमें मात्र आप लोग का बोलेंगे 2 क्लास ही बाकी हुआ है, मतलब कि 2 क्लास ही बचा हुआ है। इन 2 क्लासों को हम लोग कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग अपना अंतिम युद्ध का जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग का फिजिक्स में यहाँ से 2 क्लास बस बचा हुआ है। इन 2 क्लासों में आप लोग का फिजिक्स का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको आधा अधूरा छोड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आज के क्लास में आप लोग के 20 मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्टिव करेंगे और आप लोग को यहाँ से समझा भी देंगे और आप लोग को अच्छे से नोट्स भी कर लेना है और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज भी करिएगा। यहां से हम लोग चलते हैं बाबू, प्रश्न पर आते हैं। हमारा प्रश्न पहला नंबर है, आप लोग देख सकते हैं कि माध्यम के अपवर्तनांक से आप लोग क्या समझते हैं, बताना है। ठीक है, माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते। देखिए, माध्यम का अपवर्तनांक यह होता है ना, यदि मान लीजिए प्रकाश हमारा वायु से किसी भी और अदर माध्यम में चल रहा है, समझ गए। तो आप लोग देखिए, प्रकाश का जितना मुड़ने का प्रवृत्ति होगा, जितना क्षमता होगा, वही उसका अपवर्तनांक होगा, समझ गए। जैसे आप लोग देखिएगा कि आप लोग जब अपने रिश्तेदारों के घर जाते होंगे तो आपका औकात देख के, ठीक है ना, आपका औकात देख के आपको नाश्ता पानी के लिए लोग पूछते हैं। ठीक है, यदि आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपका जाने से पहले ही लोग द्वार पे खड़े रहेंगे, आपका स्वागत होगा। और आपके पास कुछ नहीं है तो आप लोग सोचेंगे काहे के लिए मेरे घर आ गया बिना फालतू के। तो वही बात यहां पर होता है कि प्रकाश जो अपवर्तनांक होता है ना, यह डिसाइड करता है कि प्रकाश के किरण को कितना मुड़ाना है। यदि अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश के किरण को ज्यादा मुड़ाएगा और यदि अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश के किरण बहुत कम मुड़ेगा। तो अपवर्तनांक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रकाश के मुड़ने से ही पता चलता है ना कि प्रकाश ज्यादा मुड़ रहा है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक बहुत हेवी है। यदि प्रकाश बहुत हल्का फुल्का मुड़ा है तो वह मेरे प्यारे साथियों उसका अपवर्तनांक क्या है, बहुत कम है। तो अपवर्तनांक का जो मीनिंग होता है वह यही होता है कि प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा गया है कि अपवर्तनांक, जिसे अपवर्तनांक का सूचकांक भी कहा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की, ठीक है ना, मुड़ने की क्या होती है, माप होती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए कितना मुड़ रहा है, ठीक है ना, कितना मुड़ रहा है, यह अपवर्तनांक के कारण ही होता है। तो देखिए, अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि n बराबर हम लोग का c/v होता है, समझ गए। यहां से c जो होता है ना, यह आप लोग का निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझ गए ना बाबू। यहां से आप लोग को लिख लेना है, यह आप लोग का निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। और उसके बाद जो आप लोग यहां से भी देख रहे हैं ना, यह हम लोग का होता है माध्यम में। आप लोग इसको याद रखिएगा कि हम लोग का यहां से जो लगाना होगा यह आप लोग का माध्यम में प्रकाश की चाल हम लोग का होगा। तो यहां से आप लोग का पूरा परिभाषा क्लियर हो गया कि n का फॉर्मूला जो होता है वह c/v होता है, जो ना में c निर्वात का चाल और v माध्यम का चाल हो गया। अब यहाँ याद रखिएगा ना कि हम लोग का अपवर्तनांक का ना तो मात्रक होता है ना तो बीमा होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। n का जो होता है ना, n का आप लोग का मात्रक और बीमा नहीं होता है। हम यहाँ पर साफ साफ आप लोग के लिए लिख देते हैं, n का जो होता है ना, न ही मात्रक होता है न ही आप लोग का बीमा होता है। दोनों आप लोग याद रखेंगे। पूरा तरीका से आप लोग समझ गए कि माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग का क्या होता है। अब यहाँ से बाबू लोग हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, अब यहाँ से आप लोग का आता है इंग्लिश मीडियम में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी वही कहानी लिखा हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो नोन एज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है ना, वैक्यूम में स्पीड मतलब लाइट का स्पीड है और हम लोग का मीडियम में लाइट का स्पीड का जो रेशियो होता है ना, इसी को कहते हैं। यानी हम लोग n बराबर c/v जो हम लोग डिफाइन किए हैं ना, यही फॉर्मूला आप लोग का अपवर्तनांक का होता है। यह आप लोग का पूरा हो गया बाबू लोग, चलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं।
अब आप लोग का दूसरा का नंबर आता है कि तरंगाग्र की परिभाषा करिए। यह आप लोग के लिए बहुत 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 वीवीआई है, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स करेंगे, समझ गए ना कि तरंगाग्र क्या होता है। देखिए, किसी माध्यम में तरंगों के प्रसरण के दौरान किसी क्षण पर जिस पृष्ठ पर स्थिति सभी कला समान कला में कंपन करने लगती है उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र का मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इससे बोला गया है किसी माध्यम में तरंगों का प्रसरण हो रहा है और एक क्षण ऐसा आएगा, ठीक है ना, एक क्षण एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें सभी कणें समान कला में हो जाएंगी, तो उसे हम लोग तरंगाग्र कहेंगे, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए एगो तल है, सभी रे गमन कर रहा है, सभी रे गमन कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा, एक ऐसा हम लोग का क्षण आ जाएगा, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे प्यारे साथियों, सब तरंगे एक समान कला में हमारा हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही कहते हैं तरंगाग्र। जैसे देखिएगा सभी ये स्टूडेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे एक ऐसा माहौल आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है कि सारे बच्चे लाइव जुड़ते हैं और सारे बच्चे लोग का तैयारी अप्रोक्स सेम हो जाता है, मतलब लगभग बराबर हो जाता है। वही आपका देखिए सभी तरंग घूम रहा है, लेकिन एक ऐसा क्षण, एक ऐसा मोमेंट जिसपे सभी तरंगे समान कला में हो जाएंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है बाबू लोग, चलिएगा 3 नंबर देखिएगा। बोला गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का विक्षेपण देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब 7 रंगों से मिलकर बना है तो हम लोग के सूर्य के प्रकाश में 7 रंग तो दिखता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है ना, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वह 7 रंगों में हम लोग को दिखाई देता है। यही होता है वर्ण विक्षेपण, यानी सूर्य के प्रकाश को, यानी श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटने की प्रक्रिया ही हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वही लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें आपका जो श्वेत प्रकाश होता है, मतलब श्वेत प्रकाश को आप लोग सूर्य का प्रकाश कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ बोला गया किसी प्रिज्म से हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में दिखाई देता है, तो प्रकाश के रंगों का 7 कलरों में बांटने की प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए प्रकाश का विवर्तन को क्या समझते हैं। प्रकाश का जो विवर्तन होता है ना, प्रकाश का जो किरण होता है वह तीखे कोण से मुड़ने की घटना ही विवर्तन कहलाती है। याद रखिएगा सिंपल चीज में, प्रकाश के किरणों को तीखे कोण से चाहे तीक्ष्ण कोना से मुड़ने की घटना हम लोग का क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है बाबू लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का पहचान होता है कि ऐसा तरंग जो हम लोग का निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करे उससे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत और चुंबकीय तरंगों के आपस में क्रिया करने से बनती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये तरंगे प्रकाश की गति से करती है, मतलब प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का जो निर्माण होता है, देखिए नाम में विद्युत चुंबकीय, याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय, यानी इसका नाम में है कि आधवा विद्युत है और आधवा चुंबकीय है, यानी विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगों के मिलन से जो हमारा बनता है उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रॉपर्टी यह होता है कि जो विद्युत तरंग और जो चुंबकीय तरंग के मिलने से जो नायका तरंग बनता है ना, वह विद्युत तरंग के भी लंबवत होता है और वह चुंबकीय तरंग के भी क्या होता है, लंबवत होता है। उसके साथ जो हम लोग का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है यह प्रकाश की गति से गमन करेगा। यह आप लोगों को इतना याद रखना है। यह यहाँ के बाद मेरे प्यारे साथियों हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है लॉरेंज बल क्या होता है। देखिए लॉरेंज बल हम लोग का होता है ना कि हम लोग का विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में स्थित आवेश पर जो लगने वाला बल होता है ना, उसे हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए एक होता है चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगेगा ना उसे कहते हैं चुंबकीय बल। लेकिन ऐसा बल जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में लग रहा है उसे हम लोग कहेंगे क्या, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल याद रखिएगा, लॉरेंज बल जो डिफाइन होता है वह आपका विद्युत और चुंबकीय तरंगों के बलों का
कॉम्बिनेशन होता है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद्युत बल और चुंबकीय बल के कॉम्बिनेशन को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ गए। और नहीं तो यह परिभाषा आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है कि जब किसी आवेशित कण को ऐसे क्षेत्र में फेंकते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं और इन आवेशों पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं, तो इन बलों के परिणामी को ही क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और लॉरेंज बल को फॉर्मूला आप लोग का यहाँ से याद होगा, ठीक है। शायद हम यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों E हो गया, हाँ प्लस का हम लोग का यहाँ से V क्रॉस का B हो गया। यही हमारा क्या होता है, लॉरेंज बल होता है, आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं बाबू लोग। अगला प्रश्न आता है कि चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए। देखिए चुंबकीय आघूर्ण तो सबसे पहला बात बाबू, ठीक है ना, याद रखिएगा यह सदिश राशि जौना में आघूर्ण लगेगा ना, याद रखिएगा आघूर्ण कोनों में, चाहे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होके, चाहे वो चुंबकीय आघूर्ण होके, सब आप लोग का सदिश राशि होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण वह राशि जो बताती है किसी वस्तु को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह कितना बल आघूर्ण अनुभव करेगी, और यह एक सदिश राशि और इसका मात्रक जो होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से चीजों को समझिए कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं जैसे कैसे हम लोग अपवर्तनांक को समझे। तो अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश के मुड़ने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु को हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं तो वह जितना बल आघूर्ण का, ठीक है ना, वह जितना टॉर्क का अनुभव करेगा वही हमारा चुंबकीय आघूर्ण हमारा होता है। अब यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग आगे चलते हैं बाबू लोग। बोला गया कि नमन कोण का परिभाषा दीजिए। देखिए किसी स्थान पर, ठीक है ना, किसी स्थान पर देखिएगा यहाँ पर साफ साफ बोला गया है किसी स्थान पर आप लोग का पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है और क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनता है ना, उसे हम लोग नति या नमन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मेरे प्यारे साथ यह हम लोग का परिणामी है, ठीक है ना, यह क्या है, परिणामी है, और यह वाला हम लोग का क्षैतिज है, ठीक है ना, क्या है, क्षैतिज है। तो इसके बीच में जो ये वाला, ठीक है ना, जो इसके बीच में जो ये वाला एंगल बनेगा ना, यही हमारा नति और नमन कोण होगा। नति और नमन कोण को समझने के लिए ज्यादा मत आप लोग टेंशन लीजिएगा, बस इतना सोचिएगा ना कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना, जो परिणामी यानी जो रिजल्टेंट होगा वह और क्षैतिज के बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा नति या नमन कोण होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बाबू लोग, ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझ गए। आ गया 9 नंबर। बोला गया है पृथ्वी के, बोला गया है कि अक्षीय स्थिति और आपसे मतलब अक्षीय और निरक्षीय से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए अक्षीय का मतलब आप लोग इतना समझ सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि हम यहाँ हैं, ठीक है ना, हम यहाँ हैं, हम यहाँ से इधर गमन कर रहे हैं, तो यह मेरा ऑक्सियल पोजीशन हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, ऑक्सियल हो गया। यानी आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यदि आप लोग का यहाँ पर मान लिए कि कोई आवेश है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई आवेश है, तो इससे एकदम सीधा जो होगा ना, ये वाला जो लाइन होगा, याद रखिएगा इसके दिशा की ओर जो होगा यह हमारा होता है अक्षीय, जहाँ पर यह चल रहा है, हो गया ना, यह अक्षीय हो गया। और जो निरक्षीय होता है आप लोग का ना, तो अक्षीय के लंबवत, याद रखिएगा लंबवत अर्ध विभाजन, ठीक है ना, मतलब यह वाला हो गया अक्षीय लाइन, और अक्षीय का जो यह लंबवत अर्ध विभाजन जो लाइन होगा ना, यही हमारा कहलाता है निरक्षीय। तो यह वाला जो होगा यह आप लोग का हो गया निरक्षीय, समझ गए। तो आप लोग को अक्षीय और निरक्षीय में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होनी चाहिए।
ठीक है बाबू लोग, यहाँ से हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग का। अक्षीय स्थिति आप लोग समझ गए, अक्षीय हो गया, और यहाँ से आप लोग को निरक्षीय भी समझा दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लोग को अक्षीय में कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ से आप लोग का डिफिनेशन में क्या बोला गया है। अब यहाँ से देखिएगा बाबू लोग, अक्षीय में जो बोला गया है, जैसा हम लोग पढ़ लेते हैं कि बोला गया है किसी चुंबक के चारों ओर उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है और उसके क्षेत्र के चुंबक के सापेक्ष दो विशिष्ट बिंदुओं की स्थितियों को जो मानक स्थिति होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं अक्षीय स्थिति। अब देखिए इस स्थिति में क्या होता है ना कि चुंबक के अक्ष पर होती है, जिससे हम लोग अक्षीय स्थिति हम लोग कहते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि यह हमारा कोई चुंबक है। देखिएगा चुंबक पर समझाते हैं, यह हमारा कोई चुंबक हो गया। इस चुंबक में हमारा जो होगा यह नॉर्थ होगा और यह हमारा क्या होगा, साउथ होगा। याद रखिएगा, इस चुंबक में हमारा यह नॉर्थ होगा और यह साउथ होगा। तो इसमें हमारा दो गो हो गया मानक, मतलब स्टैंडर्ड पोजीशन हो गया। क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। तो यह दोनों बिंदु हमारा स्टैंडर्ड, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी यह होगी अक्षीय। और इस दोनों लाइन के, ठीक है, दोनों लाइन को मिलाने वाली एकदम अर्थ विभाजन, ठीक है ना, अर्थ विभाजन जो लाइन होगी इसे हम लोग कहते हैं निरक्षीय। तो आप लोग यहाँ से पूरा तरह से कंप्लीट समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए 10 नंबर बोला गया है कि आप लोग का विद्युत विभव को परिभाषित करिए। विद्युत विभव क्या होता है, दुनिया का एकदम इकलौता आसान सवाल है, कई बार करा चुके हैं। विद्युत विभव क्या होता है, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे हमारा कोई मान लीजिए कि अनंत पर आवेश है, ठीक है ना, क्या है, अनंत पर आवेश है, और उस अनंत को मतलब अनंत पर जो आवेश है ओकरा के खींच के, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के कोनो एगो बिंदु तक लाते हैं। तो अनंत से खींच के, ठीक है, हाँ, विद्युत मान लीजिए कि हमारा इधर क्या है, इधर हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, इधर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर हमारा कोनो आवेश क्यू है। एकरा के अनंत से खींच के हम विद्युत क्षेत्र में लाकर हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना, यहाँ पर लाकर रख दिए। याद रखिएगा, यहाँ पर आवेश था, इसको खींच के हम यहाँ पर लाए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में हम लोग का असही तो नहीं आएगा ना, कुछ खर्चा होगा। क्या होगा, कुछ खर्चा होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य हमारा कहलाता है क्या, विभव, या यही कार्य कहलाता है। समझ गए ना, विभव यानी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। वो आप लोगों को साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फॉर्मूला जरा आप लोग देख लीजिएगा कि फॉर्मूला जो विभव का होता है ना, यह आप लोग का W/Q होता है। समझ गए, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो W/Q होता है। अगला प्रश्न आता है 11 नंबर, देखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या। समझ गए ना, जैसे आप लोग देखिएगा कि आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलता है और आप लोग, ठीक है ना, एगो सतह से जितना टकरा जाएगा, वह जितना रेखा टकराएगा ना, रेखाओं की संख्या हमारी होती है चुंबकीय फ्लक्स। समझ गए, जैसे मान लीजिए गोली का फायरिंग चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए गोली का चारों तरफ एकदम फायरिंग चल रहा है और आप बीच में है और आगे आप लोग अपना एगो लोहा का प्लेट लगा के खड़े हैं। तो लोहा के प्लेट पे जितना होने से गोली लगेगा तो गोलियों की संख्या जो होगी ना, वही आपका होगी चुंबकीय फ्लक्स। यानी चुंबकीय फ्लक्स बहुत सारा गुजर रहा है और आप चुंबकीय फ्लक्स में एगो अपना प्लेट लेके खड़ा हो गए और उस प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र जितना टकरा जाएगा उनकी रेखाओं की संख्या हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स को क्या होता है ना, यहाँ पढ़ते हैं, संख्या बोला गया तो परिभाषा हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। और इसका फॉर्मूला का बात करें बाबू लोग ना, तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोग का बी और डॉट का यहाँ पर डीए होता है। और यह यदि आप लोग का ब्रेक होगा ना, याद रखिएगा कि यदि आप लोग यहाँ से ब्रेक करेंगे तो फाई और यहाँ से डीए और यहाँ से हमारा कोस थीटा हो जाएगा। तो फाई डीए हम लोग का कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है कि नॉट और गेट का सत्यमान सारणी। देखिए नॉट गेट और गेट का सत्यमान सारणी हम लोग को समझना है। तो नॉट गेट का काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि नॉट गेट का मतलब समझिए कि स्विच ऑन और ऑफ। ठीक है, नॉट गेट मतलब समझिएगा ना, स्विच ऑन और स्विच ऑफ है। अब बताइए, स्विच ऑन होगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा, और स्विच ऑफ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। वही आपका यहाँ पर कहानी है, उल्टा करना होता है। ठीक है, उल्टा, नॉट गेट मतलब समझिए कि उल्टा करना है। जैसे यहाँ पर स्विच ऑफ है
तो आपको यहाँ पर स्विच ऑन कर देना है। यहाँ पर स्विच ऑन है तो यहाँ पर बोलना है स्विच ऑफ है, मतलब यहाँ पर स्विच ऑफ है तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा ना, लेकिन उल्टा बोलना है बल्ब जलेगा, उल्टा बोलना है। आप लोगों को नॉट गेट में उल्टा बोलना है। जैसे जीरो का मतलब क्या है, जीरो मतलब कि स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो बल्ब जलेगा, कहेगा ना सर स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन उल्टा बोलना है बल्ब जलेगा। अब देखिए वन मतलब क्या हो गया, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगा, लेकिन हम लोग को उल्टा बोलना है बल्ब नहीं जलेगा। यह हम लोग का हो गया बाबू लोग नॉट गेट। अब इसके बाद हम लोग आते हैं देखिएगा और गेट, ठीक है ना। और गेट में क्या कहानी बोला गया है कि और गेट में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, और गेट का जो स्विच होता है ना वह आप लोग का पैरेलल में होता है। याद रखिएगा, कई बार यह हमको लगता है 8वां नंबर करा रहे हैं। आप लोग को और गेट में याद रखना है ना कि और गेट में आप लोग का स्विच जो होता है वह पैरेलल में होता है, मतलब एक को स्विच ऑन होगा ना तो बल्ब जल जाएगा, एक को स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा ही जलेगा। देखिए दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, एगो स्विच ऑन है तो बल्ब जल जाएगा, एगो स्विच ऑन है बल्ब जल जाएगा, दोनों स्विच ऑन है तब वो बल्ब जलेगा, ठीक है ना, दोनों है तो हम लोग का जल जाएगा। यह हो गया ना, चलेगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल समझिए कि नॉर्मल केस में सामान्य अवस्था में जो आवेश होता है ना वह उदासीन रहता है। क्या होता है, उदासीन रहता है। सामान्य अवस्था में क्या होता है, सभी वस्तु उदासीन रहता है। लेकिन आप लोग कैसे यदि आवेशित करेंगे, जैसे देखिएगा प्यारे साथियों कि ऊपर से देखिएगा, जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 10 गो लोग हैं, मान लीजिए 10 गो लोग हैं और हम लोग 200 लोग को 10-10 रुपया दिए। 10 गो लोग हैं, हाँ 200 लोग को हम 10-10 रुपया दिए तो हम 100 रुपया का बंटवारा किए हैं, ठीक है ना, 100 रुपया का पूरा बंटवारा हुआ है। अब 10 रुपया में क्या हुआ कि उसी 10 रुपया का कोई यूज करके, ठीक है ना, क्या करेगा कि उसमें से क्या करेगा, उसका पैसा ज़्यादा हो जाएगा, और उसी पैसा कोई दुरुपयोग करेगा तो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सभी लोग को मिला है 10-10 रुपया, लेकिन कुछ महीना बाद सब में पैसा का डिफरेंस हो जाएगा। पैसा अभी 100 रुपया रहेगा, समझ गए ना, लेकिन किसी के पास पैसा कम हो जाएगा, किसी के पास पैसा ज़्यादा रह जाएगा। वही होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत, यानी किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या फिक्स होती है, समझ गए ना। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या फिक्स होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि छेड़खानी करेंगे, समझ गए ना, क्या करेंगे, छेड़खानी करेंगे। हम एकरा में से 5 को निकाल के ओकरा में डाल देंगे, चाहे हम ओकरा में से निकाल के 10 को एकरा में डाल देंगे। अब जब 5 गो इसमें से निकल के 5 गो उसमें जाएगा, चाहे कुछ उसमें से निकल के कुछ इसमें आएगा, तो मेरे प्यारे साथियों चार्ज का डिफरेंस होगा, और वही हम लोग कहते हैं कि आवेश कंजर्व है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों 2 गो बाल्टी है, दोनों बाल्टी में पानी फुल है, चाहे दोनों में 5 लीटर पानी है, हम एकरा में से पानी निकाल के ओकरा में डाले, चाहे ओकरा में से पानी निकाल के हम एकरा में डाले, पानिया तो उतने रहेगा। वही काम यहाँ पर है कि आवेश हम लोग का टोटल कंजर्व रहता है। बस क्या होता है कि एक वस्तु में से दूसरा वस्तु में आप लोग का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। अब यहां से अगला प्रश्न आता है बाबू लोग, चलिएगा अगला प्रश्न आता है 14 नंबर कि आभासी नमन कोण से आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा बोला गया कि पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज के बीच में बनने वाले कोण को नमन या नति कोण हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आभासी नमन, ठीक है ना, आभासी नमन से हम लोग यही समझते हैं कि जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है ना और जो क्षैतिज के बीच जो बनने वाला कोण होता है उससे हम लोग आभासी या नमन कोण हम लोग कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा बोला गया धारितीय प्रतिघात क्या होता है। देखिए किसी संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। देखिए हम लोग को प्रतिघात पढ़ना है 2 गो, ठीक है ना, एगो धारितीय और एगो प्रेरकत्व पढ़ना है। यदि पूछेगा कि धारितीय प्रतिघात क्या होता है, तो यदि किसी परिपथ में धारिता लगा है और धारिता के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात। यदि किसी परिपथ में करंट प्रवाह हो रहा है और उस परिपथ में आपका प्रेरकत्व कुंडली लगा है और उस कुंडली कारण जो रेजिस्टेंस हमारा उत्पन्न होगा उसको कहेंगे प्रेरणिक प्रतिघात। एकदम कहानी सिंपल है, आप लोगों को याद हो गया होगा। अब यहाँ देखिएगा नारंगी और पीला रंगों के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान कितना होता है। तो आप लोगों को यहाँ से कॉन्सेप्ट याद होगा बीबी रॉय वाला, ठीक है ना, यहाँ से बीबी रॉय वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा। बीबी रॉय, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना, आप लोगों को याद होगा वेरी गुड आप लोगों का वाइफ होता है। तो आप लोग यहाँ से याद किए होंगे मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें हम लोग को बताना है नारंगी का। देखिए नारंगी का जो कलर कोड होता है वो हम लोग का 3 होता है। जैसे देखिएगा
0 1 2 3, ठीक है ना। तो यह ऑरेंज क्या होता है, नारंगी होता है। अब यहाँ बोला गया है हम लोग का पीला के लिए, तो पीला के लिए 4 हो जाएगा, वाई मतलब येलो। तो यहाँ देखिए नारंगी के लिए कलर कोड हमारा 3 हो जाएगा और पीला के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। विभव मापी के दो उपयोग आप लोगों से पूछा है, लेकिन हम 3 गो लाए हैं, समझ गए, ताकि आप लोग एगो भूल भी जाए तो आप लोगों को 2 गो याद रखें। तो विभव मापी का 2 गो उपयोग क्या होता है कि यह 2 सेलों के विद्युत वाहक बल तुलना करने के लिए होता है, याद रखेगा। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल तुलना करने के लिए होता है। फिर दूसरा काम है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, मतलब कि हम लोग विद्युत वाहक बल का मतलब कंपैरिजन में मतलब तुलना भी हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम उसको निकाल भी सकते हैं। फिर हम लोग किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो विभव मापी जो होता है ना, याद रखिएगा, विभव मापी से हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का सेल का वोल्टेज हम लोग नहीं मापते हैं, सेल का ईएमएफ मापते हैं। तो आप लोग चौथा में आप लोग इहो लिख सकते हैं कि सेल का ईएमएफ, ठीक है ना, सेल का ईएमएफ मापने में विभव मापी का उपयोग होता है। तो 4 गो हो गया ना, 3 गो लिखा, लेकिन एगो अपने से बोल रहे हैं। सेल का ईएमएफ मापने में उपयोग होता है, फिर विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, एक मान निकालने में और आंतरिक प्रतिरोध निकालने में। तो आप लोग इनको क्या करिएगा, सारे कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से आता है, देखिए सारा लिखे, इंग्लिश हिंदी सब आप लोग के लिए लिख दिए हैं। अब यहाँ बोला गया प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन क्या है, बताइए। कितना बार आप लोगों के लिए पढ़ाए हैं कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है ना, यह एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन हम लोग का क्या होगा, धारा बढ़ जाएगा। उसे कहते हैं आप लोग का प्रतिरोधों का समांतर क्रम, याद रखिएगा। प्रतिरोधों का समांतर क्रम कोई पूछेगा तो आप लोग जवाब ऐसे दीजिएगा कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, ठीक है ना, ऐसा संयोजन जिसमें आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, यानी आप लोग का विभवांतर सेम रहे और धारा का बंटवारा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आता है कि अल्फा किरण का आप लोगों को 2 गो उपयोग लिखना है। तो अल्फा किरण का 2 गो छोड़िए, हम शायद 5-6 का तो लाए हैं, 4 गो अभी यहाँ पर 2 गो होने होगा। अल्फा किरण का 6 गो उपयोग लाए हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लोग समझिएगा, अल्फा किरण यह धनात्मक आवेश होता है, याद रखिएगा। अल्फा किरण क्या होता है, अल्फा किरण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद अल्फा किरण जो होता है, यह हमारा मेरे प्यारे साथियों हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है ना, हीलियम का परमाणु का होता है। अल्फा किरणों में अधिकतम आयनीकरण शक्ति होता है, मतलब यह सबसे ज्यादा आयनिक करने का शक्ति, मतलब आयनिक, ठीक है ना, कर देगा। उसके बाद देखिएगा कि अल्फा किरणों हवा में बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकता है और कागज के एक टुकड़े को भी पार नहीं कर सकता है, समझ गए ना, यानी इसकी वेधन क्षमता बहुत कम होती है। अल्फा किरण जो होता है ना, मान लीजिए कि मेरे पास यह पेपर है, ठीक है ना, मान लीजिए कि मेरे पास आप लोग यह पेपर देख रहे हैं, तो अल्फा किरण यदि आएगा ना, तो हम इस पेपर के सहारे भी इसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने आगे से कर लेंगे पेपर ना, तो इसको पार नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि कहीं अल्फा के जगह पे बीटा आ गया, चाहे गामा आएगा, तो हमारा छेद कर देगा, समझ गए ना। याद रखिएगा, अल्फा किरण को हम लोग इस पेपर से भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन यही अल्फा के जगह पे हमारा बीटा आ गया, चाहे गामा आ गया बाबू, समझ गए ना, तो फिर हाई कोनो काम नहीं करेगा, छेद कर देगा, समझ गए। तो आप लोग याद रखिएगा। और अल्फा किरण को हम लोग बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि इसका वेधन क्षमता बहुत कम होती है। अब यहाँ देखिएगा, हम लोग का अगला प्रश्न आता है बाबू लोग 20 नंबर यहाँ, और आप लोग देख लेंगे, बोला गया है कि अल्फा किरणों का जो द्रव्यमान होता है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 4 गुना होता है। और अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। अब देखिए, हम आप लोगों को सिखाए थे और पढ़ाए थे कि विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित वही होगा, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित वही होगा जिस पर आवेश होगा, और अल्फा किरण पर हमारा आवेश होता है तो यह विक्षेपित हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, आगे चलते हैं, बोला गया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं, पूरा यहाँ पर लिखला दिए हैं। अब यहाँ बोला गया है 20 नंबर, द्विधारी अंक के पद्धति को समझाइए। देखिए, द्विधारी अंक का जो पद्धति होता है ना, देखिए नाम में द्विधारी, द्वि मतलब 2 गो रहेगा, और यहाँ पर अंक मतलब कि 2 गो अंक रहेगा, ठीक है ना, 2 गो अंक, 0 और 1, याद रखिएगा। द्विधारी अंक में हम लोग का 2 गो अंक यूज होता है। 2 गो अंक कौन कौन है, एगो 0 है और एगो 1 है। 0 बताता है कि स्विच ऑफ है, और ऑन बताता है कि 0 बताएगा कि स्विच ऑफ है, और 1 बताता है कि स्विच ऑन है। और इसी के क्या होता है, सहारे हम लोग का पूरा द्विधारी अंक होता है। जैसे देखिएगा, किसी चीज़ का कोडवर्ड होता है, ठीक है ना, क्या होता है, कोडवर्ड होता है। जैसे आप लोग सेना उना में जाएंगे तो कुछ कोड होता है,
उस कोड के सहारे आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या कहा जा रहा है, समझ गए। तो वही यहाँ पर होता है कि हम लोग सारी चीज़ों को लिख नहीं सकते हैं, तो कुछ कोड के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। वही आप लोग का यहाँ पर द्विधारी है, देखिएगा बोला गया द्विधारी अंक पौती संख्या में दर्शाने का वो तरीका है। इससे केवल 2 अंकों का इस्तेमाल होता है। इसमें आप लोग का एगो 0 होता है और एगो 1 होता है, और इस पद्धति को हम लोग बाइनरी अंक कहते हैं। इसे हम लोग 2 अंक प्रणाली भी कहते हैं। तो द्विधारी अंक में बस ये आप लोग इतना याद रखना है ना कि 2 गो अंक का यूज होता है, एगो 0 और 1 होता है, बस यही आपका कहानी होता है। और यहाँ से आप लोग का पूरा खत्म हो गया, और यहाँ से और आपका एगो क्लास बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, समझ गए ना। तो अब आप लोग का जल्द ही खत्म हो जाएगा, छोड़ना ठीक नहीं था, समझ गए ना। आखिर हम लोग का अंतिम युद्ध पूरा नवंबर पढ़ना ही है, तो यहाँ पर एगो 2 क्लास बचल था, तो काहे के लिए छोड़े, समझ गए ना। पूरा फिजिक्स का सब्जेक्टिव करा दिए हैं, सॉरी पूरा मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो गया है, फिजिक्स का भी लगभग ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब फिजिक्स का बचा था, मात्र 2 क्लास बचा था, तो काहे के लिए छोड़े, इसीलिए बाबू करा देंगे, ठीक है ना। और एक दिन का लेट होगा कल, ठीक है ना, कल सुबह में भी डाल देंगे, आप लोगों का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा कि कोई भी टारगेट हमारा अधूरा नहीं रहा, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमारा लगभग खत्म ही हो जाएगा। तो और इसका एगो 2 क्लास आएगा, उसके बाद आप लोग का पूरा तरह से निश्चिंत रहिए खत्म हो जाएगा, ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग फॉर नवंबर पूरा नवंबर ही क्या करना है, हम लोग को अंतिम युद्ध में क्या करना है, सारी चीज़ों को 1 शॉट के जरिए रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। और यह आप लोग का पूरा PDF नोट्स जो है ना, यह आप लोग के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जल्द से जल्द आप लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आप लोग का PDF मिल जाएगा, समझ गए ना। और कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर आप लोग का 2 गो नंबर चल ही रहा है, यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास कैसा लगा रिव्यू जरूर करिएगा, ठीक है ना। आप लोग रिव्यू नहीं करते हैं, कमेंट करना आप लोग का हक है, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।